आपका हमारे चैनल द लाइट में स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 12 करेंगे जिसका नाम है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली है जिसमें सबसे ऊंचे स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय आता है यानी सुप्रीम कोर्ट आता है। उसके नीचे की जो अदालत है उसे उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट कहते हैं। उसके नीचे की अदालत को जिला न्यायालय या जिला अदालत और उससे भी नीचे की अदालत को अधीनस्थ अदालत कहते हैं। ठीक, तो एकीकृत न्याय प्रणाली है भारत में, जहां पर सबसे ऊंचे पायदान पर ऊंचे स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उसके नीचे उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय आते हैं। मेनली 3 होते हैं पर उससे भी नीचे हम अधीनस्थ न्यायालयों को देख सकते हैं। ठीक, तो इसके बॉक्स के अंदर इसमें दर्शाया गया है कि क्या क्या इस इन न्यायालयों में होता है। जैसे इसके सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं क्योंकि ये सबसे ऊंची अदालत है। ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है, किसी अदालत का मुकदमा अपने पास भेज सकता है। इस तरीके से इसके अधिकार क्षेत्र आते हैं और भी हम इसको अभी विस्तार से देखेंगे। अब इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की हम खास तौर पर बात करेंगे क्योंकि चैप्टर का नाम भी है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ देश का शीर्ष न्यायालय, सबसे ऊपरी क्षेत्र पर यह न्यायालय आता है जहां पर व्यक्ति को न्याय मिल सकता है। जो भी विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उसे लागू करती है, तो वहीं तीसरी ओर जो न्यायालय है, अगर कोई कानून व्यवस्था का उल्लंघन करता है तो उसके लिए वो सर्वोच्च न्यायालय न्याय देती है। तो ये भारत के संविधान के तहत न्याय की अपील हेतु अंतिम न्यायालय यानी सबसे आखिरी में ये न्यायालय आता है। यदि हम इसके संवैधानिक प्रावधान को देखें यानी संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में क्या लिखा गया है, क्या कहा गया है, उसको देखें तो भारतीय संविधान में भाग 5 में उसके अध्याय 6 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है कि एक सर्वोच्च न्यायालय होगी। और संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन यानी ये कैसे बनेगा, इसकी स्वतंत्रता का अधिकार क्षेत्र यानी इसके जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में कौन कौन सी शक्तियां होंगी उसके बारे में बताया गया है। उन सारी प्रक्रियाओं को बताया गया है संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक बताया गया है। 124 अनुच्छेद 1 के तहत भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, मतलब एक सबसे जो बड़ा न्यायाधीश है जो न्याय देगा, चीफ जस्टिस, वो होगा सीजीआई, मुख्य न्यायाधीश सीजेआई होगा। तथा 7 से अधिक यानी एक सर्वोच्च न्यायालय में भी एक ही सिर्फ न्यायाधीश नहीं होता, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, फिर उसके बाद कुछ ज्यादा जानकार यानी वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं और भी अधिक न्यायाधीश होते हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो एक मुख्य न्यायाधीश और 7 से अधिक, पहले 7 थे और उससे भी अधिक न्यायाधीश नहीं हो सकते, पर कानून के द्वारा संसद और अन्य न्यायाधीशों की बड़ी संख्या निर्धारित करते हैं। मतलब आवश्यकता पड़ने पर जो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाती है, पर उसमें मुख्य न्यायाधीश एक ही होता है और अन्य न्यायाधीश जो न्याय देते हैं उन सबको उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है संसद में कानून के द्वारा। ठीक, तो इसके बाद आता है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्र अधिकार है यानी उसके क्षेत्र में, उसके एरिया में कौन कौन से अधिकार आते हैं, जैसे कि उनके मूल अधिकार आते हैं, अपीलीय क्षेत्र अधिकार, सलाहकार क्षेत्र अधिकार, ये सारे अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अंडर में आते हैं जिसकी चर्चा अभी हम विस्तार से करेंगे। ठीक, अब देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, ये जो सुप्रीम कोर्ट, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में देखेंगे कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक,
उनने 2019 में 31 से बढ़ाकर 34 न्यायाधीशों की संख्या कर दी गई थी। ठीक है, तो चार न्यायाधीश बढ़ा दिए गए क्योंकि समय के साथ आवश्यकता बढ़ती है और सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ी अदालत है, तो उसे देश के लिए बहुत बड़े बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। तो इसके लिए बहुत अनुभवी और वरिष्ठ जो है न्यायाधीशों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए समय के साथ साथ पहले 7 हुआ करते थे, पर अब समय के साथ साथ 34 न्यायाधीश बना दिए गए, जिसमें एक वरिष्ठ यानी सबसे बड़ा मुख्य न्यायाधीश होता है और बाकी अन्य उनके समक्ष जो है निर्णय लेते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये बताया गया। अब सर्वोच्च न्यायालय का स्थान, तो सर्वोच्च न्यायालय का स्थान आप समझते हैं कि ये सबसे ऊंचे पायदान पर है। अंतिम निर्णय, अंतिम जो फैसला है वो सर्वोच्च न्यायालय में लिया जाता है। राष्ट्रपति जो है जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्तियां करता है, और जब न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो वो और जो उच्च न्यायालय हैं अलग अलग राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट है, उनके न्यायाधीशों से सलाह मशवरा लेता है, परामर्श लेता है। ठीक, तो अलग अलग राज्यों में उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट। दिल्ली में ये आपके उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, अलग अलग राज्यों में अपनी अलग उच्च न्यायालय होता है और जिला न्यायालय होता है, पर जो सर्वोच्च न्यायालय है वो दिल्ली में उपस्थित है। जो एक ही सर्वोच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय अलग अलग राज्यों में होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श लेकर वो ये कार्य करता है। ठीक, अब हम देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और उसका क्षेत्राधिकार, यानी सर्वोच्च न्यायालय के पास क्या क्या पावर है, क्या क्या शक्तियां, उसके अंडर में क्या क्या क्षेत्र आते हैं जिस पर वो काम करता है। तो सबसे पहले मूल क्षेत्राधिकार, यानी सबसे मौलिक जो उसका क्षेत्र है जिस पर वो काम कर सकता है, वो ये है। तो मूल अधिकार क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय तब फैसले लेता है जब दो राज्य हैं, जैसे कोई भी दो राज्य हैं, जैसे आपके उत्तर प्रदेश या बिहार में कोई विवाद हो गया है ना, तो उन विवादों को निपटाने के लिए, यदि दो राज्यों में झगड़ा हो रहा है, तो ऐसे विवादों को निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय फैसला लेता है, क्योंकि उच्च न्यायालय नहीं ले सकता। तो वो अगर एक उच्च न्यायालय लेता है तो वो अपने जो है राज्य के पक्ष में फैसला लेगा। इसलिए उन दोनों राज्यों के झगड़े को निपटाने के लिए, अगर कोई उनके बीच में विवाद हुआ, तो उसको निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जो है फैसला लेती है। तो संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवादों का फैसला करती है। कोई भी विवाद हो जाए दो राज्यों में तो वो लेती है, या फिर केंद्र केंद्र एवं एक या अधिक राज्यों के मध्य, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच कोई विवाद होता है उनके बीच, तो भी जो है सर्वोच्च न्यायालय अंतिम फैसला या निर्णय लेती है। ठीक है, तो ये इसका मूल क्षेत्राधिकार है, मौलिक क्षेत्राधिकार जिस पे वो काम करता है। दूसरा आता है सर्वोच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र में ये चीजें नहीं आती, जैसे कोई विवाद किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता, विदा और सनद और अन्य संस्थानों को लेकर उत्पन्न हुआ। कोई अन्य संस्थान जो संवैधानिक नहीं है उस पर अगर विवाद होता है तो उस पर कोई फैसला नहीं लेती सर्वोच्च न्यायालय। कोई विवाद जो संधि, समझौते आदि से बाहर उत्पन्न हो, यानी कोई भी समझौता या संधि हुई है दो राज्यों के बीच में, उससे अगर बाहर निर्णय लिए जाते हैं तो इस विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय नहीं करती है। और दो राज्य के बीच जल बंटवारा हो गया, इस पर फैसला नहीं लेती। वित्त आयोग के संदर्भ वाले मामले, यानी जो भी वित्त आयोग है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसके संदर्भ में कोई मामले पे फैसला नहीं लेती। केंद्र राज्यों के मध्य जो खर्चे और पेंशन संबंधी समझौता, इस पर नहीं फैसले लेती। केंद्र राज्यों के बीच में वाणिज्यिक यानी जो व्यापार संबंधित विवाद है उस पर निर्णय लेती। केंद्र के खिलाफ राज्य के किसी नुकसान की भरपाई, इससे संबंधित निर्णय नहीं लेती। ठीक, तो अभी हमने देखा था मूल अधिकार जिस पर निर्णय लेती सर्वोच्च न्यायालय में, और ये जो है अधिकार है इस पर निर्णय नहीं लेती। अब देखते हैं कि न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, यानी
न्याय से संबंधित उसके क्या क्षेत्र अधिकार हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार प्राप्त ये है कि वे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, प्रतिपेक्ष अधिकार, ये सब हमने मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में देखा था। यानी किसी व्यक्ति को जबरन शक के आधार पर बंदी बना लिया जाए, या फिर नीचे की अदालत से कोई केस ऊपर की अदालत में आए, तो ये सारे न्याय, इस पर जो न्याय देने का कार्य है वो सर्वोच्च न्यायालय करती है। इससे संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र का अर्थ ये है कि वे पीड़ित नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति को तुरंत न्याय चाहिए, वो सीधा अपने केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये कार्य याचिका के माध्यम से, यानी कोई याचिका उसे पहले दायर करनी पड़े, ऐसा नहीं है। वो डायरेक्ट जा सकता है, पीड़ित नागरिक सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जाकर न्याय पा सकता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अधिकार क्षेत्र पर विशेषाधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय को भी मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार है। यानी जो मौलिक अधिकार होते हैं हमारे, जो हमने देखा था मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में, उससे संबंधित कोई भी गंभीर जो है केस आ जाता है, तो जो अंतिम फैसला है वो सर्वोच्च न्यायालय लेती है। अब अपीलीय क्षेत्र, ठीक, अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय मुख्य रूप से अपील हेतु अदालत है, यानी कोई अपील करना निचली अदालतों के निर्णयों के खिलाफ। अगर हमारा कोई केस है और वो निचली अदालत में, यानी पहले जिला न्यायालय में सॉल्व नहीं हुआ, या हमें लग रहा है कि हमारे पक्ष में वो सही निर्णय नहीं लिया गया है, या फिर उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में भी सही फैसला नहीं लिया गया, तो हम जो है सर्वोच्च न्यायालय में जाकर न्याय की मांग कर सकते हैं। यानी अपीलीय क्षेत्राधिकार के मतलब कि निचली अदालतों के निर्णयों के खिलाफ हम अपील कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसमें आते हैं संवैधानिक मामलों से अपील, यानी संविधान के विरुद्ध जो निर्णय दिए गए हैं उसकी अपील, दीवानी मामलों से संबंधित अपील, आपराधिक मामलों से अपील, और विशेष अनुमति द्वारा अपील। तो ये अपील कर सकते हैं हम निचली अदालतों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट से। फिर सलाहकार क्षेत्राधिकार, यानी एडवाइजरी जस्टिफिकेशन। तो अनुच्छेद 143 के तहत संविधान राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार देता है। यानी राष्ट्रपति जो है कोई कार्य करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है कोई न्यायिक कार्य करने पर। सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर विविध प्रश्न उठाने पर अथवा प्रश्न उठने की संभावना पर, किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, प्रस्विदा आदि सनत संबंधित मामलों पर कोई विवाद उत्पन्न होने पर, यानी जो देश हित में अगर कोई राष्ट्रपति का निर्णय आना है और वो कोई संवैधानिक मामला है, तो वो क्योंकि न्यायाधीश जो है न्याय देने का ही कार्य करते हैं, तो उनको इस पर अच्छी जानकारी होती है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। तो एक एडवाइस के तौर पर भी इनका क्षेत्राधिकार आता है। फिर आता है अभिलेख का न्यायालय, यानी जो भी अभिलेख न्यायालय का मतलब है सर्वोच्च न्यायालय के पास जितने भी देश में कानून बनते हैं, उससे संबंधित जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट है, रिकॉर्ड के तौर पर कोई गंभीर मामला विवाद आया, तो उस सारी चीज़ों का रिकॉर्ड जो है, और कोई भी नियम कानून बनता है तो उससे संबंधित जो रिकॉर्ड है, जो लॉ बना है, उससे संबंधित रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के पास रहता है, और वही जो लॉ है उसे उच्च न्यायालय को यानी हाई कोर्ट को मानना पड़ता है। ठीक है, तो सारे रिकॉर्ड विविध संदर्भों की तरह स्वीकारे जाते हैं। इनके पास न्यायालय की अवमानना करने पर दंडित करने का अधिकार होता है। ये सजा 6 माह का सामान्य कारावास और 2000 रुपए तक की आर्थिक दंड अथवा दोनों हो सकती है। ठीक है, तो सारे न्यायालय के पास सुप्रीम कोर्ट के पास सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, जो भी वो कार्यवाही या कोई निर्णय या कोई फैसला लेता है, तो उसको उनके पास डॉक्यूमेंट के तौर पर वो सारी चीजें उपलब्ध होती हैं। अब न्यायिक समीक्षा की शक्ति क्या है कि न्याय से संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति है,
इसके अंतर्गत यदि केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार कोई भी कानून बनाती है और वो संविधान के खिलाफ है, यानी कि कोई भी विधायिका में जो भी वो कानून बनते हैं, चाहे संसद में बने चाहे वो विधान मंडल में बने, तो दोनों जगह पे जो भी कानून बनते हैं अगर वे संवैधानिक नहीं है तो इस पर सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा देती है, यानी वो बताती है कि ये जो कानून आप बना रहे हैं संविधान के अनुसार नहीं है, यानी संवैधानिक नहीं है। इसलिए न्यायिक समीक्षा की भी शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। वो संविधान के अकॉर्डिंग ही जो है लॉ या न्याय वो कानून बनाने के लिए इजाजत देती है। तो न्यायिक समीक्षा वो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों को संवैधानिक जांच के लिए, यानी उसकी संवैधानिक जांच करती है। अगर वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई कानून या लॉ बनाती है तो उसकी संवैधानिक जांच जो है सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो ये सारे जो अधिकार क्षेत्र थे, न्यायिक, अपीलीय और अभिलेख की शक्ति, तो ये सारे अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं कि संविधान का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय, यानी संविधान का संरक्षक यानी संविधान को संभालने वाला, संविधान को प्रोटेक्ट करने का जो काम है सर्वोच्च न्यायालय का है। अगर जैसा कि अभी हमने देखा कि अगर केंद्र या राज्य सरकार भी कोई ऐसा कानून बनाते हैं जो संविधान के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी रक्षा करता है, सरकारों को बताता है कि जो भी आप लॉ ला रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो संविधान का संरक्षण करता है और जो भी संविधान में जो भी चीजें हैं उसकी प्रॉपर और सही तरीके से व्याख्या करता है। ठीक, और सर्वोच्च न्यायालय ही उच्च न्यायालय को अपील करता है कि इस तरीके से न्याय दिया जाए और अंतिम फैसला भी सर्वोच्च न्यायालय के पास ही है। तो इस तरीके से संविधान का संरक्षण करता है, उसको बचा के रखता है कि उसके विरुद्ध कोई भी कार्य ना हो। जो नियम कानून है, जो हमारे पास नियम कानून की जो पुस्तक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग ही कुछ भी काम हो। इसके आगे आता है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास। अब ये न्यायिक पुनरावलोकन क्या है इसको देखते हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि न्यायिक समीक्षा जैसा ही इसका मतलब है कि अगर व्यवस्थापिका मतलब जहाँ पर कोई व्यवस्था या कानून या नियम बनते हैं, केंद्र या राज्य सरकारें कोई भी जब भी कानून बनाते हैं तो उसकी उस कानून की जांच जो करता है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। उसकी वैधानिक और अवैधानिक जो जांच है वो करता है, देखता है कि ये संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ये गलत है या सही है, उसकी पूरी तरीके से जांच की जाती है, वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। तो इस जांच की प्रक्रिया को, इस जांच करने की शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, यानी न्याय के द्वारा उसका दोबारा से उसको पुनः देखना, उसको जांचना कोई कानून को कि वो सही है या गलत है। इसकी ये जो शक्ति है वो है न्यायिक पुनरावलोकन, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के पास है। वो कोई भी नियम को जांचती है कि वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। तो एपी पायली के अनुसार विधायी नियमों को संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित करने कि न्यायालय की क्षमता को हम न्यायिक पुनरावलोकन का सार तत्व कहते हैं। ठीक, तो ये अगर किसी के कहे वो कथन को आप कोट करते हैं अगर एग्जाम में, तो ये और भी मार्क्स आपको मिलेंगे। तो न्यायिक पुनरावलोकन की अगर शक्ति देंगे तो इसकी शर्तें हैं कि लिखित और कठोर संविधान है तो उसके अकॉर्डिंग वो न्यायिक पुनरावलोकन करते हैं। राज्य की संघीय व्यवस्था अर्थात विषयों का संघ सरकार और राज्य सरकारों में विभाजन, कोई भी विषय पर कानून बनता है तो राज्य और केंद्र सरकार में विभाजित है वो विषय अलग अलग, जैसे कि हमने देखा था पिछले अध्यायों में। और संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों की व्यवस्था है। तो ये सारी व्यवस्था होने के पश्चात हम जो है न्याय की जांच कर सकते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं। इसके बाद टॉपिक आता है जनहित याचिका यानी PIL।
तो इसको क्या कहेंगे, जनहित याचिका जो है मानव अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने की व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिए कानून का उपयोग करती है। यानी जनहित याचिका मतलब जो आम नागरिक भी अ, उनके जो मानव अधिकार हैं, जो समानता को बढ़ाने के लिए, समानता लाने के लिए ये एक कानून बनाया गया है। जनहित याचिका मतलब अ, कि ये अमेरिका न्याय शास्त्र से ली गई, यानी अमेरिका को देखकर वहां पर ये जो है नियम था जनहित याचिका का, तो इसे लिया गया है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो इसके अंतर्गत भारतीय कानून में PIL का मतलब है जनहित की सुरक्षा के लिए याचिका या मुकदमा दर्ज करना। यानी आम नागरिक कोई भी याचिका दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में अपने हित के लिए, ठीक। अगर कोई भी उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो इसके लिए पीड़ित पक्ष के द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं न्यायालय या किसी अन्य निजी पक्ष द्वारा विविध अदालत में पेश किया जाता है। यानी कि अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है या उसे न्याय नहीं मिल रहा, तो कोई और व्यक्ति या कोई और जो है वकील या कोई निजी संस्था भी उसके पक्ष में याचिका दायर कर सकती है। आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा, कई लोग बहुत पीड़ित और व्यक्ति होते हैं जो उन्हें समझ नहीं आता, उन्हें कानून की इतनी नॉलेज नहीं होती, तो वो अपने अपने न्याय के लिए कार्य नहीं कर पाते, इसलिए कोई और व्यक्ति उनके उनके हिसाब से सारे सबूतों को इकट्ठा करके वो न्यायालय में याचिका दायर करता है, तो उसके पक्ष में फिर जो है न्याय दिया जाता है। ये न्यायिक सक्रियता के माध्यम से अदालतों द्वारा जनता को दी गई शक्ति है। ये केवल सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है, यानी जिला न्यायालय में इसे दायर नहीं किया जा सकता, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में इसे दाखिल किया जाता है। ये रिट याचिका से अलग है जो व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा अपने लाभ के लिए दायर की जाती है, जबकि जनहित याचिका का लाभ जनता के लाभ के लिए होता है। रिट जो होता था, व्यक्ति अपनी याचिका दायर कर सकता था, पर जनहित याचिका मतलब होता है जन के हित में, यानी आम जनता के हित के लिए है। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति को केस नहीं कर पा रहा, ये याचिका दायर नहीं कर पा रहा, तो कोई अन्य व्यक्ति भी उसके लिए वो याचिका दायर कर सकता है। जनहित याचिका की अवधारणा भारत के संविधान अनुच्छेद 39A में निहित सिद्धांतों के अनुकूल है, ताकि कानूनों की मदद से त्वरित सामाजिक न्याय यानी न्याय हो सके। अगर एक व्यक्ति को कानून की समझ नहीं है तो अन्य व्यक्ति भी उसको न्याय दिला सकते हैं, यानी सामाजिक न्याय की बात करता है, रक्षा और उसे विस्तारित किया जाता है। वे क्षेत्र जहाँ जनहित याचिका दायर की जाती है, जैसे प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा, निर्माण संबंधी खतरे, इन सभी विषयों पर भी किया जा सकता है। एक बहुत समय पहले एक याचिका दायर की गई थी, जो रोड के किनारे जो पेड़ लगाए जाते हैं, तो जब सड़क बनती थी तो अ, पेड़ के किनारे किनारे भी वो लोग सड़क बना देते थे, जिससे क्या होता था कि पेड़ के जो किनारी है उसमें कोई भी जगह नहीं होती थी, उसके किनारों में भी मसाला लगा दिया जाता था। तो किसी ने याचिका दायर की थी कि जो है पेड़ों की थोड़े एरिया में, यानी थोड़े क्षेत्र जगह में उसको वहां पे मसाला ना लगाया जाए, जो ताकि पेड़ों को भी जो है हवा मिल सके और वो बढ़ सके, ठीक है। उसके किनारे जब पूरा मटेरियल लगा देते थे तो उसकी बढ़ने में, उसको उपजाऊ होने में दिक्कत आती थी। तो ये किसी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति ने ये याचिका की थी, तो इसके लिए अब जो जो रोड पे किनारे पेड़ लगाए जाते हैं, तो उनके किनारे एक गोला सा होता है, ताकि वो पेड़ अच्छे से बढ़ सके। उसके आसपास थोड़ा, उससे दूर जो है अ, वो लगाया जाता है, यानी मसाला वगैरह लगाया जाता है, थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती है, अगर आप अब गौर करें तो ये सारी याचिका जो है इंडिविजुअल व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है। इसका महत्व क्या है? सामाजिक परिवर्तन आया है इससे, गरीबों या हाशिए पर लोग हैं उनको न्याय दिलाने की बात हुई है, न्यायिक निगरानी में मदद मिली है, और न्यायिक समीक्षा की अवधारणा भी लागू हुई है। यानी जनहित याचिका से ये भी फायदा है, जैसे अगर किसी व्यक्ति को
जबरदस्ती कोई अगर उस पर वो दोषी नहीं है फिर भी उसे दोष के किसी मामले में उसको अगर जेल में बंद कर दिया गया और किसी अन्य व्यक्ति को पता है कि ये दोषी नहीं है तो वो भी कुछ सबूत इकट्ठा करके याचिका दायर कर सकता है जेलों में पड़े कैदियों की। और फिर दोबारा से उस पे केस चलेगा और वो अगर दोषी नहीं निकलता तो वो दोबारा रिहा हो सकता है। तो ये भी इसका फायदा है जनहित याचिका का। तो ये सारे विषय थे आज के चैप्टर में। आशा है आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा देखें। कहीं कहीं मैं आज रुक गई। तो धन्यवाद आपका।